ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा पुनर्ददता घनता जानता संग में मही। यो शराबी ने कहा कि मजा तो मैं खाने में है, जुआरी ने कहा कि मजा तो पासे के पड़ जाने में है, चोर ने कहा कि मजा तो माल हथियाने में है, और पुलिस का ये काम के मुर्गों के फंस जाने में है। अपनी अपनी सब कहें पर है मजा कुछ भी नहीं, सच्चा मजा गर है बसर तो ईश्वर के गुण गाने में है। आदरणीय भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, आज आपके सामने एक ऐतिहासिक बात इस कथा के माध्यम से, इस कैसेट के माध्यम से रखी जा रही है, जिसका नाम है चंचलबाई राणा राज सिंह। मुगलों के समय की बात है, जिस समय भारतवर्ष के ऊपर मुगलों का राज हुआ करता था, और मुगलों की वजारत की जो आखिरी पीढ़ी थी, जिसमें औरंगजेब के नाम से जाना जाता है, उस औरंगजेब के कुशासन की एक घटना आपके समक्ष रखी जा रही है कि इन हिंदुओं की, इन आर्य राजपूतों की कन्याएं कितनी बहादुर और कितनी वीर हुआ करती थी। उन्हीं का एक इतिहास आपके समक्ष है, आप बड़े गौर से और ध्यान से सुने। भाई रूपनगर एक शहर कभी विक्रम सिंह की राजधानी थी, और चंचलबाई बेटी घर पे पढ़ी लिखी और शानी थी। पढ़ी लिखी और शानी थी, भाई पढ़ी लिखी और शानी थी। चंचलबाई बेटी घर पे पढ़ी लिखी और शानी थी। उसी समय में दिल्ली तख्त पर औरंगजेब हुक्मरान हुआ, ये हिंदू धर्म और राजपूती का जानी दुश्मन यान हुआ। हिंदू धर्म और राजपूती का जाति दुश्मन यान। दिल्ली से एक चली बिसातन रूपनगर चल के आई, और तरह तरह की तस्वीरें वो साथ बेचने को लाई। फिरती फिरती विक्रम सिंह के पहुंच महल में जाती है, और फोटो ले लो ये आवाज लगाती है। रूपनगर जिसके अंदर महाराजा विक्रम सिंह राज किया करते थे, उनके घर पे एक बड़ी सुंदर, सुशील और विदुषी लड़की जिसका नाम था चंचलबाई, दिल्ली के तख्त के ऊपर जिस समय मुगलों की आखिरी विरासत, आखिरी वजारत औरंगजेब राज किया करता था, उसी समय की ये घटना है कि दिल्ली से एक कल्लो नाम की फोटो बेचने वाली स्त्री सारे देश के अंदर जो फोटो बेचने का काम किया करती थी, वो रूपनगर के अंदर अपने फोटो बेचने के लिए आ जाती है। रूपनगर के अंदर आके वो सारी रियासत में फोटो बेचती राजा विक्रम सिंह के महल में पहुंच जाती है, और महल में पहुंचने से पहले एक आवाज लगा रही है वो कल्लो फोटो बेचने के लिए। और क्या आवाज लगाती है, सुनिए। ले लो हे सखी फोटो बेचती नगर में, ले लो हे सखी फोटो बेचती नगर में, लो हे सखी में फोटो बेचती नगर में, लो हे सखी। चली कान
कांधे पे झोला ठाके देख लूं किस्मत ने आजमा के, ये देख लूं किस्मत ने आजमा के, गली गली में चक्कर लाके, गली गली में चक्कर लाके जाके बड़गी एक घर में ले लो हे सखी में फोटो बेचती नगर में, ले लो हे सखी में फोटो बेचती नगर में, ले लो हे सखी। मूरत सब कर दी न्यारी न्यारी, देखे सखी सहेली सारी, ये देखे सखी सहेली सारी, कहने लगी राजकुमारी कहने लगी राजकुमारी कुमारी मारी, चढ़ती ना नजर में ले लो हे सखी में फोटो बेचती नगर में, ले लो हे सखी फोटो बेचती नगर में, ले लो हे सखी। फिर दो चित्र दिखाए तनके, देख दुश्मन का माथा ठनके, ये देख दुश्मन का माथा ठनके, इनके नाम गाम पढ़ सुन के, इनके नाम गाम पढ़ सुन के तू कांप जागी डर में, ले लो हे सखी में फोटो बेचती नगर में, ले लो हे सखी फोटो बेचती नगर में, ले लो हे सखी। बुढ़िया ने दो फोटो अपने थैले के अंदर से निकाल के दिखाए और ये दोनों फोटो मान सिंह और जगत सिंह के थे, जिन्होंने अपनी बुआ और अपनी बेटी का डोला बादशाह अकबर को दिया था। बस इन दोनों के फोटो देख के चंचलबाई के शरीर के अंदर क्रोध पैदा हो जाता है और एकदम गुस्से में आकर कहने लगी, न्यू बोली जो जगदीश जाग गे सुते, गड़ा धरती में लगा दे कुत्ते, गड़ा धरती में लगा दूं कुत्ते, ये कौमी गद्दार न पुते, ये कौमी गद्दार न पुते जूते मार इनके सिर में, ले लो हे सखी में फोटो बेचती नगर में, ले लो हे सखी फोटो बेचती नगर में, ले लो हे सखी। बस वो दोनों फोटो देख के चंचलबाई क्रोध में आ गई और कहने लगी, बुढ़िया इन फोटो को यहाँ से उठा ले, ये फोटो को मैं देखना नहीं चाहती क्योंकि ये कौमी गद्दार हैं, इन्होंने अपनी बेटियों के डोले मुगल बादशाहों को मुसलमान बादशाहों को दिए हैं। बस ये फोटो देख के और कल्लों के सामने एक बात कहने लगी और क्या कह रही थी सुनिए, तेरी मतन्या दर्शन करावे दुराचारियों के, मतन्या दर्शन करावे दुराचारियों के, मतन्या दर्शन करावे दुराचारियों के, मतन्या दर्शन करावे। ये मान सिंह और जगत सिंह लातों के भूत हैं, हिंदू धर्म के शत्रु ये जन्मे कपूत हैं, कोल्या रजपूत पूत हैं, भिखारियों के मतन्या दर्शन करावे दुराचारियों के, मतन्या दर्शन करावे दुराचारियों के, मतन्या दर्शन करावे। करते गुलामी बादशाह की लाज ना आती, करते गुलामी बादशाह की लाज ना आती, अपनों ने ही मरवा रहे ये नीच कुलघाती, जाति लक्षण है इनके अनारियों के, मतन्या दर्शन करावे दुराचारियों के, मतन्या दर्शन करावे दुराचारियों के, मतन्या दर्शन करावे। चंचलबाई कहने लगी ये अनारियों के
लक्षण हैं जो अपनों को मरवा रहे हैं, अपनों में फूट डाल रहे हैं और इनको उठा के तस्वीरों को यहाँ से जल्दी दफा हो जा। इन्होंने बहुत बड़े बड़े जुल्म किए और क्या क्या किए। माता ने रखे पेट में लाखों उम्मीद पे, माता ने रखे पेट में लाखों उम्मीद पे, धब्बा इन्होंने लगा दिया चद्दर सफेद पे, दहेज पे दे दे के डोले कंवारियों के मतना दर्शन करावे दुराचारियों के मतना दर्शन करावे, दुराचारियों के मतना दर्शन करावे। ले जा उठा इनको यहाँ देखे नहीं जाते, ले जा उठा के इनको अब देखे नहीं जाते, पैदा नहीं करते प्रभु जो क्यों ये दुख पाते, गाते जगदीश इतिहास आर्यों के मतना दर्शन करावे, चारियों के मतना दर्शन करावे, चारियों के मतना दर्शन करावे। भाई वो फोटो तो रख लिए धर बुढ़िया ने धीर, दिखाई फिर राज सिंह राणा की तस्वीर। अपने थैले के अंदर से वो मान सिंह और जगत सिंह के फोटो को रख लेती है और राज सिंह राणा जो उदयपुर रियासत के महाराणा प्रताप अमर सिंह का लड़का था, यानी महाराणा प्रताप का पोता था, उसकी तस्वीर ये दिखाती है चंचलबाई को। राणा राज सिंह की तस्वीर को देखकर चंचलबाई कहने लगी कि ये आन बान और शान रखने वाले खानदान के अंदर से चिराग है। महाराणा प्रताप जिसने अपनी आन बान शान के लिए सारी उम्र अकबर के सामने सर नहीं झुकाया, अपनी राजपूती पगड़ी नहीं झुकाई, ये उस महाराणा प्रताप का पोता है। और मैं तो ऐसे व्यक्तियों के फोटो को पसंद करती हूँ। बस जब बुढ़िया ने उस कल्लो बिसातड़ ने ये बात सुनी चंचलबाई की, तो ये कहने लगी, चंचल ये क्या तस्वीर देखती है, लो अब तेरे को मैं इतनी बढ़िया तस्वीर दिखाती हूँ जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहले नंबर पर है। और अपने थैले के अंदर से एक तस्वीर निकालती है वो कल्लो बिसातड़। और वो तस्वीर किसकी थी? वो तस्वीर थी उस वक्त के बादशाह औरंगजेब। बस जिस समय औरंगजेब की तस्वीर देखी चंचलबाई ने तो आंखें क्रोध से लाल हो गई। और क्या दृश्य बन जाता है चंचलबाई के महल का, सुनिए गीत के अंदर। येरा देख दुष्ट की मूर्ति ने बिजली सी कड़कन लागी और नेत्र हो गे लाल क्रोध की ज्वाला भड़कन लागी। भाई देख दुष्ट की मूरत ने बिजली सी कड़कन लागी, आंखें होगी लाल क्रोध में ज्वाला भड़कन लागी। देख दुष्ट की मूरत में बिजली सी कड़कन लागी, आंखें होगी लाल क्रोध में भड़कन लागी। अपनी सखियों की तरफ इशारा कर देती है और ये कहने लगी, ये बुढ़िया औरंगजेब की ज्यादा हिमायती बन के आई है, इसको इस बात का मजा चखा दो। और क्या दृश्य बन गया कमरे का भला। आंखें होगी लाल क्रोध में ज्वाला भड़कन लागी। बुढ़िया की बहुत अच्छी तरह से पिटाई ठुकाई कर दी चंचल और उसकी सहेलियों ने, और बुढ़िया पीट कर अपने महल से बाहर निकाल दी।
बुढ़िया अपना थैला उठा के, अपना सामान उठा के और रोती हुई सुबकती हुई दिल्ली के अंदर पहुंच जाती है। जाके औरंगजेब के सामने शिकायत करना चाहती है, परंतु हिम्मत नहीं पड़ी। जो बुरी हालत चंचल ने इसकी बनाई थी, उस बात का दृश्य पेश करने के लिए, बताने के लिए हिम्मत नहीं हुई बुढ़िया कल्लो की। और जाके महल के अंदर औरंगजेब की जो मुख्य बेगम थी, उस बेगम के पास चली गई और जाके उसके पास अपना दुख रो रही थी और क्या बता रही थी, सुन। न्यू बोली हो गया रूपनगर तय आना पड़ गया, फोटो बेचन जाना आगी, लुटवा के धन माल ने ये तू दुख पावेगी, सुन सुन मेरे हाल ने हो गया रूपनगर आना, फोटो बेचन जाना, लुटवा के धन माल ने ये तू दुख पावेगी, सुन मेरे हाल ने। और विक्रम सिंह के पहुंच महल में जाके गठड़ी तारी, विक्रम सिंह के पहुंच महल में जाके गठड़ी तारी। और सखी सहेली देखन लगी संग में राज दुलारी, सखी सहेली देखन लगी संग में राज दुलारी, सारी मोल करावन सारी मोल करावन लागी, फोटो देख सराहवन लागी उसे राज सिंह भोपाल ने। ओ तू दुख पावेगी, सुन सुन मेरे हाल ने। शाह का फोटो मने दिखाया के लाल किरोड़ी, शाह का फोटो मने दिखाया के लाल किरोड़ी। और मारी नकल 60 दाढ़ी में उन्हें पीठ मेरे तय मोड़ी, मारी 60 दाढ़ी पीठ मेरे तय मोड़ी तोड़ी। एकदम गुस्सा आया ठाके, एकदम दूर भगाया उसे खुद चंचल चंडाल ने। तू दुख पावेगी, सुन सुन मेरे हाल में, हो गया रूपनगर तैयारा पड़ गया, फोटो बेचन जाना अंदर रो रो के अपनी बात बता रही है। और ये कहने लगी मना बादशाह औरंगजेब का फोटो जिस समय चंचल को दिखाया, बस उन्होंने दुर्गति फोटो की को खरीदी, साथ में मेरी भी कर दी। जब फोटो की बेइज्जती की, मैंने चंचल बाई की तरफ इशारा करके कहा कि चंचल ये बादशाह हैं हिंद के, इनका अपमान करना ठीक नहीं। और क्या हो गया फिर? निरादर क्यों श्या कहा मन चंचल बाई झिड़की, चंचल बाई झिड़की। और बाकी सैकड़ों गाल मेरे तैवा छो मायागी लड़की, बाकी सैकड़ों गाल मेरे छो मायागी लड़की। कड़की जनू बीजली गन में मारे, खैच कोरडे तन में मेरी तारण लागी वाखा हाल ने।
जगदीश चंद्र तय मैं आई जान बचा के। बड़ी मुश्किल जगदीश चंद्र तय आई जान बचा के। और डर लागे मने बादशाह तय दिखे तू ही कह दिए जाके। डर लागे मने बादशाह तय तू ही कह दिए जाके। आके तेरे आगे दुख गाऊं डटती नहीं डांटनी चाहूं इस दिल दरिया की झाल में। ओ तू दुख पावेगी सुन सुन मेरे हाल में। हो गया रूपनगर पे आना गया, उठो देख जाना आगी, उठवा के धने माल में। ओ तू दुख पावेगी सुन सुने हाल में। इस प्रकार सारे का सारा किस्सा बुढ़िया ने बेगम के सामने रख दिया। और औरंगजेब की बेगम ने जब ये बात सुनी तो मन के अंदर बहुत उदास होगी और उदासी की बात को अपने पिया के सामने, अपने बादशाह सलामत औरंगजेब के सामने रखने के लिए एक नौकर के हाथ पता जब ही भिजवा दिया दरबार के अंदर। बादशाह औरंगजेब दरबार के अंदर जिस समय ये बात सुनी तो वापिस अपने महल के अंदर आ गया और आके हालत जब अपनी बेगम की देखी, कहने लगा बेगम ये आज महल के अंदर इस प्रकार रंज के आसार क्यों नजर आ रहे हैं? चारों तरफ जो खुशियां हुआ करती थी वो आज नजर क्यों नहीं आ रही है? बस बेगम ने कहा बादशाह सलामत, जितने दिन की खुशियां होनी थी वो होली। आज आपकी रियासत के अंदर आपका डर नहीं रहा किसी को। आज आपकी प्रजा आपसे डरती नहीं है। आपकी वो बादशाहत का सिक्का जो चला करता था वो आज चलता नहीं है। औरंगजेब ने कहा ये क्या आप कह रही हैं, क्या फरमा रही हैं? तो अपने बादशाह के सामने, बादशाह औरंगजेब के सामने बेगम एक बात रखती है। और क्या रखती है सुनिए। न्यू बोली ना उठा ना बैठा जा, पिया मैं कमजोर बना दी। उस विक्रम सिंह की बेटी न तेरी दिल्ली बोर बना दी। ना उठा ना बैठा जा, चंचल बाई की नजरा में मूरत राज की खटकी। ओ चंचल बाई की नजरा तस्वीर राज सिंह की खटकी। और देख तेरी तस्वीर डालना ठाक धरती पे पटकी। और मुंह पे थुक्या पातल मसड़ी नाची कूदी और मटकी। मुंह पे थुक्या बड़ी बड़ी नाची कूदी और मटकी। और नकली मूछ तेरी झटकी। नकली मूछ तेरी झटकी। और दाढ़ी चमर बना दी। और विक्रम सिंह की बेटी न
डर नहीं रहा किसी को। और वो विक्रम सिंह की बेटी चंचल बाई जो अपने आप में बहुत ज्यादा वीर और बहुत ज्यादा सुंदर कहलाती है, आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती की है उस चंचल ने, उसका बदला लेना पड़ेगा। और क्या बताने लगे, राज सिंह पैवत मोहित होरी गुण गावे उस बंद्या का, जोड़ा छीन बिसातन पिट्टी छोड़ जिकर दंध्या का। ओ जोड़ा छीन बिसातन पिट्टी छोड़ जिकर दंध्या का। और उठा कोरड़ा चाम तार लिया उस कल्लो के कंध्या का, वान्यू बोली मैं मुख ना देखूं उन औरंग जैसे गंध्या का। यूं बोली मैं मुँह ना देखूं औरंग जैसे गंध्या का। और मार मार के बिन चंद्या का, मार मार के बिन चंद्या का, वो बुढ़िया मोर बना दी विक्रम सिंह की। तेरी डिब्बी मोर बना दी, ना जाना बेचारा मैं कमजोर बना दी। विक्रम सिंह की ओ व्यक्ति डिब्बी मोर बना दी, ना जाना बेचारा। ओ कान्या के घर अंधे जमे, कान्या के घर अंधे जमे, कही किसे न साची से, वह तो कड़वी कचरी बेल जहर की उन्हें विक्रम कहे इलाची से, कड़वी कचरी बेल जहर की विक्रम कहे इलाची से। और पाके पछे पा फोड़े तब सूर अभी तक काची से, और 4 घड़ी तक कल्लो के संग खूब लड़ाई माची से, 4 घड़ी तक हरी बुढ़िया के संगे खूब लड़ाई मची से। और मूरत राज सिंह की आछी से, राज सिंह की अच्छी से दिखे बूंदी और बना दी विक्रम सिंह की। तेरी डिब्बी बोर बना दी, ना उठाना बैठा जाता मैं कमजोर बना दी। विक्रम सिंह की डिब्बी बोर बना दी, ना उठाना बैठा जाता। और ये कहने लगी पतिदेव बिना डर के कोई भी काम नहीं हुआ करता। और एक बात सुनो, विक्रम सिंह को अगर अभी नहीं दबाया गया तो आपको बहुत परेशान करेगा जाके। और क्या कहने लगी आखिरी बात के अंदर, दिखे बिन डंडे जगदीश चंद्र फेरे, बिन डंडे जगदीश चंद्र फेरे, कौन किसे ता डर पिया। अरे विक्रम सिंह पे चिट्ठी बेचो डोला हाजिर करे पिया, विक्रम सिंह पे चिट्ठी बेचो डोला हाजिर करे पिया। और बंदी बनके अड़े रहा करेगी, पैरों में सिर धरे पिया, और भरिया करेगी
रात दिन आड़े कोडी कोडी फिर पिया भरिया करेगी चिलम रात दिन कोडी कोडी फिर पिया और जिंदगी भर दुख भर पिया जिंदगी भर दुख भर पिया जो दरिया शोर बना दी दर्शन की ओ बेटी ने मेरी दिल्ली बोर बना दी बस चिट्ठी लिखवाने की बात अपने पति औरंगजेब को ये बेगम बता देती है और ये कहती है कि आज आपका डर नहीं रहा रियासत के अंदर किसी को भी। बस औरंगजेब ने जब ये बात सुनी, पूरा अत्याचारी पूरा अन्यायी राजा तो था ही औरंगजेब, बस एक चिट्ठी लिख के और एक नौकर के हाथ विक्रम सिंह की राजधानी के अंदर भेज देता है और ये कहता है कि इस चिट्ठी को पढ़ के जल्दी से जल्दी जो इस चिट्ठी के अंदर लिखा है वो सामान भेज दे। और वो लेके नौकर चिट्ठी पहुंच जाता है रूपनगर के अंदर महाराजा विक्रम सिंह के पास। विक्रम सिंह को जिस समय चिट्ठी थमाई हाथ में, विक्रम सिंह चिट्ठी को पढ़ते हैं और सारे दरबार के अंदर एक सन्नाटा सा छा जाता है। माहौल जो खुशी का था वो एकदम रंज के अंदर बदल जाता है, क्योंकि औरंगजेब का नाम सुनते ही इस विक्रम सिंह की भाई और बुजुर्गों आंखों के अंदर आंसू आ गए कि ये क्या जुल्म हो गया घर के अंदर। पर चिट्ठी में क्या लिखा था, क्या चिट्ठी के अंदर लिखा था, विक्रम सिंह पढ़ के सारे दरबार सुना रहा है और क्या लिखा था औरंगजेब ने, सुनिए। भाई रे विक्रम सिंह मेरी चिट्ठी पढ़ के ये राया दिल्ली तोड़ा और नगरी की पंचायत साथ हो बेटी का डोला। ये विक्रम सिंह चिट्ठी पढ़ के आ दिल्ली तोड़ा, तेरी नगरी की पंचायत साथ में तेरी बेटी का डोला। विक्रम सिंह चिट्ठी पढ़ के आ दिल्ली तोड़ा, नगरी की पंचायत साथ तेरी बेटी का डोला। बस जब बेटी के डोले की बात सुनी, विक्रम सिंह कह रहा है कि औरंगजेब बादशाह जो है ना हिंदुओं को परेशान करता है, राजपूतों को परेशान करता है और डोला मंगवा लिया, लेकिन ये कारण क्या हुआ। पढ़ रहा है चिट्ठी, आगे सुनिए। भाई हफ्ते भर में हेरा आ गया तो दे माफी छोड़ दूं, अरे जो नाटे तो पल भर मैं तेरी काढ़ मरोड़ दूं। भाई जो नाटे डोड़े तेरी काढ़ मरोड़ दूं और सैर फूक के किला तोड़ दूं, अरे बजेगा गोला और बेटी की पंचायत साथ तेरी बेटी का डोला। ओ विक्रम सिंह मेरी चिट्ठी पढ़ के आया दिल्ली तोड़ा, नगरी की पंचायत साथ तेरी बेटी का डोला। मुठा डाक बड़ बोली तेरी या बेटी कर बैठी चाड़ा और तोड़ फोड़ मेरा फोटू में ल्या करके न मुंह काला। तेरा तोड़ फोड़ मेरा फोटो फेंकिया करके न मुंह काला और छीन लिया तस्वीर आयाड़ा वो तो बुढ़िया का जोड़ा। तेरे नगरी की पंचायत साथ में बेटी का डोला। ओ विक्रम सिंह मेरी चिट्ठी पढ़ के आ दिल्ली तोड़ा, तेरी नगरी की पंचायत साथ में तेरी बेटी का डोला। और छोटा मुंह बड़ी बात कहने का मजा चखा दूंगा, बेगम के पादा भरती चिलम दिखा दूंगा। बेगम के पादा भरती चिलम दिखा दूंगा। उन्हें काग उड़ान सिखा दूंगा, काग उड़ान
पंचायत साथ वो बेटी का डोला। ओ विक्रम सिंह चिट्ठी बनके ओ दिल्ली आ तोड़ा। तेरी नगरी की पंचायत साथ में तेरी बेटी का डोला। जाने से जगदीश चंद्रमा ने भूखा ना धन का, चंचल दिखे बिना बुझे ना ये 16 मन का। भाई चंचल दिखे बिना बुझे ना ये 16 मन का। तेरी बेटी के रूप हुसन का, तेरी बेटी के रूप हुसन का सैरू का रोड़ा। नगरी की पंचायत साथ वो बेटी का डोला। ओ विक्रम सिंह चिट्ठी पढ़ के आया दिल्ली तोड़ा। नगरी की पंचायत साथ तेरी बेटी का डोला। विक्रम सिंह चिट्ठी पढ़ के आया दिल्ली तोड़ा। नगरी की पंचायत साथ तेरी बेटी का डोला। बस इतनी बात दरबार के अंदर जिस समय चिट्ठी के अंदर से पढ़ी गई, राजा विक्रम सिंह के पास इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी सेना नहीं थी कि औरंगजेब का मुकाबला कर लेता। कुछ ये मुर्दा दिल का भी राजा था। राजा विक्रम सिंह चिट्ठी लिख देता है, अपने नौकर के हाथ चिट्ठी वापिस बादशाह औरंगजेब के पास एक भेज दी। कहने लगा बादशाह सलामत, हमारी बेटी से अगर इस प्रकार की कोई गलती होगी तो उसके लिए माफी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। कमजोरी की बात राजा विक्रम सिंह ने दिखाई, घर गया और जाके अपनी पत्नी से कहने लगा कि ये चंचल बाई ने क्या जुल्म कर दिया, ये क्या छेड़खानी कर दी जो है ना बादशाह औरंगजेब के साथ खामखा की लड़ाई मोल ले। रानी ने कहा मेरे को ऐसी किसी भी बात का पता नहीं है, ये क्या बात हुई। चंचल बाई को बुलाया गया, कहने लगी बेटी तने ये क्या जुल्म कर दिया। औरंगजेब की चिट्ठी आई है, वो डोला मंगवाता है तेरा, और डोला अगर दे दिया तो बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत के साथ जी नहीं सकेंगे, राजपूती आन बान शान समाप्त हो जाएगी सारी की सारी, यानी हमारा जो मर्दानीपना है वो सारे का सारा खत्म हो जाएगा। परंतु भाई और बुजुर्गों, आजकल इस देश के अंदर मर्द थोड़े ही रह गए। मर्द बहुत हुआ करते थे, देश के अंदर बड़े बड़े मर्द होते थे। आजकल तो मर्द इसे रह गए, एक पति और पत्नी अपने घर के अंदर सो रहे और इतने में घर में चोर आने पड़े। चोर आ गए तो इसकी घरवाली ने जब आवाज सुनी, न्यू कहने लगी पतिदेव पास वाले कमरे में ऐसा लगा कोई जो है ना चोर आ गया, अरे इन चोरों को निकालो, चोरों को भगाओ, चोरों को पकड़ो। परंतु यू कहने लगा रहने दे, क्यों हाथ तुड़वा हुआ है खाम खाम वाली, क्यों हाथ तुड़वावा है। परिया बोली नहीं, हाथ तुड़वाने वाली कौन सी बात है, आप मर्द हैं, आप बहादुर हैं और मर्द का काम होता है मर्दानगी के साथ लड़ो। पर यू खाट में पड़े पड़े ने बोले मैं मर्द तो जरूर हूँ पर मर्द इन चोरा का थोड़ा ही मर्द, तेरा ही मर्द यानी कि आज इतना मर्दानीपना रह गया। परंतु भाइयों और बुजुर्गों, मर्द जो हुआ करते थे उनकी धाक हुआ करती थी संसार के अंदर, उनकी जवानी के चर्चे हुआ करते थे, उनकी वीरताओं के गीत जो है ना गाए जाते थे और इतिहास के अंदर उनकी कहानी को स्वर्णिम अक्षरों के अंदर लिखा जाता था। परंतु ये विक्रम सिंह भी इसी ढाल का कमजोर सा राजा था, कहने लगा लड़ाई नहीं मैं कर सकता। चिट्ठी लिख देता है बादशाह के पास और ये कह देता है कि मेरे से मेरी लड़की से बहुत बड़ी गलती हुई है, उसको बच्ची समझ के माफ कर दो, क्षमा कर दो। परंतु बादशाह औरंगजेब अपनी जिद के ऊपर अड़ा हुआ था और उसकी चिट्ठी को पकड़ के फाड़ कर फेंक देता है। और अपना एक पठान था, सिपाही, एक सिपे सालार था बहादुर, जिसका नाम था मोहम्मद बख्श। उस मोहम्मद बख्श पठान को अपने पास बुला के कहने लगा मोहम्मद बख्श
रूपनगर का चारों तरफ से घेरा देके और रूपनगर के ऊपर हमला करना है। राजा विक्रम सिंह की नाक को रगड़ के और उसकी बेटी चंचलबाई का डोला जबरदस्ती उठा के जाना। तेरी पलटन के अंदर, तेरी सेना के अंदर जितने भी हिंदू राजपूत सिपाही हैं, सबको बांध जोड़ के यही घेर दे और केवल एक पठानों की सेना लेकर रूपनगर के ऊपर हमला कर दे, धावा बोल दे जाके। जबरदस्ती उस डोले को लेके आना है, लूटपाट पूरी मचानी है और मेरा और अपने नाम का एक सिक्का जमा के आना है उन राजपूतों के अंदर। बस इतना हुक्म औरंगजेब दे देता है महमूद बख्श को और महमूद बख्श सेना को सजा के और बड़ी भारी तादाद में सेना लेकर रूपनगर की तरफ कूच कर देता है, रवाना कर देता है। इस कैसेट के पेश करने वाले कलाकार हैं जयपाल आर्य, भजनोपदेशक, गांव यूनिसपुर, जिला करनाल। और इस कैसेट के संगीत निर्देशक हैं श्री राम निवास आर्य, भजनोपदेशक, गांव डीग, जिला कैथल। साथी कलाकार का घेरा चारों तरफ से महमूद बख्श पठान और उसकी सेना ने दे लिया। राजा विक्रम सिंह के पास चिट्ठी भेज दी और कहने लगे अगर 2 दिन के भीतर डोला मेरे कैंप के अंदर हाजिर नहीं किया जो बादशाह औरंगजेब की सेवा में पेश करना है तो तेरे शहर के ऊपर, किले के ऊपर हमला होगा। यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक नारी और बच्चे को समाप्त कर दिया जाएगा। शहर के अंदर कोई आ नहीं सकेगा, बाहर कोई जा नहीं सकेगा। बस ये हुक्म जब विक्रम सिंह को मिला तो विक्रम सिंह की घीबंद जाके घर अपनी बेटी चंचलबाई से कहता है बेटी अब इस पूरी रियासत की इज्जत तेरे हाथ में है। एक तरफ तो ये है कि मैं तेरा डोला औरंगजेब के लिए दे दूं और एक तरफ ये है कि अपनी पूरी रियासत को समाप्त करवा लूं, अपने राज को खत्म करवा लूं। लेकिन बेटी मेरी एक बात समझ में आती है, तू उस बादशाह के घर चली जा, मौज करिए, आनंद करिए। हिंद का बादशाह है, उसके महल में किसी भी किस्म की कमी नहीं है। बस जब ये कमजोरी की बात राजा विक्रम सिंह अपनी बेटी चंचल को कहता है तो रो पड़ती है वो चंचल और रोती रोती एक बात कह रही है बादशाह से। क्या कह रही है सुनो। न्यू बोली जुलम करण की साले मन तू तो घाले किसकी गेल। सोच बाबुल सोच को ना गऊ गधे का मेल। जुलम करण की साले मन घाले किसकी गेल। सोच बाबुल सोच को ना गऊ गधे का मेल। जुलम करण की साले घाले किसकी गेल। सोच बाबुल सोच को ना गऊ गधे का मेल। ओ यवना के घर दे बेटी को मत या क्षत्रिय कहना या दुनिया सारी बेशक मार जा चाहते आप अमर रहना। और तू मत ना दुख सहना मैं तो लूंगी विपदा झेल। सोच बाबुल सोच को ना गऊ गधे का मेल। गले किसी सोच बाबुल सोच को ना गऊ गधे का मेल। कहने लगे पिताजी एक दिन सबने मरना है, अमर कोई नहीं है इस संसार के अंदर। और आप इतना बड़ा जुल्म करके क्षत्रापन को बट्टा लगा रहे, आन बान शान को जो है ना समाप्त करवा रहे हैं पिताजी। और मरना एक दिन जरूरी है। क्या कहने लगी। जीने मरने तक धरती पर तुम लिखवा लाए के पट्टा। और देश धर्म और खानदान का बेशक लग जाओ बट्टा। और
लोग करेंगे ठट्ठा तेरे, लोग करेंगे ठट्ठा तेरे, चुभे न तन में से सोच बाबुल सोच को लागू गधे का मेल, ओ सोच बाबुल सोच को लागू गधे का मेल, गले किसकी गेल, सोच बाबुल सोच को लागू गधे का मेल। और कहने लगी पिताजी आपको ये छोटी सी बात लगती होगी कि मैं औरंगजेब के महल के अंदर जाकर आनंद करूंगी, मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं वो औरंगजेब कितना अन्यायी कितना अत्याचारी है, क्या क्या जुल्म करेगा मेरे साथ सुनिए। उस औरंग की बहान नहीं मैं जो पहुंची बंधवावेगा, वो उस औरंग की बहन नहीं मैं जो पहुंची बंधवावेगा, ओ लहसुन प्याज गऊ मांस मेरे ऊपर रोज बैठ रंधवावेगा, और झूठा मन खिलावेगा, झूठा मन खिलावेगा, ले मेरी इज्जत संग खेल, सोच बाबुल सोच को लागू गधे का मेल, गले किसकी गेल, सोच बाबुल सोच को लागू गधे का मेल। कहने लगी पिताजी आपने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन अब मेरा भी फैसला सुन लो, अगर आप भी राजपूत हैं तो मैं भी एक राजपूत की बेटी हूँ, और मेरा फैसला सुनो क्या है मन की बात। जीते जी उस औरंग का ना तन पे हाथ लगन पावे, मेरे जीते उस औरंग का तन पे हाथ लगन पावे, और हाड मांस की बोटी करके ले जगदीश कोए जावे, जो तन में मलना चावे, जो तन में मलना चावे, इन तिलम ना वो तेल, सोच बाबुल सोच को लागू गधे का मेल, वो सोच बाबुल सोच को लागू गधे का मेल, जुल्म करन की सलाह में गले किसकी गेल, सोच बाबुल सोच को लागू गधे का मेल। अपने पिताजी के सामने हाथ जोड़ के बैठ गई और कहने लगी पिताजी इतना बड़ा जुल्म इतना भारी जुल्म मत करो, इतिहास के अंदर आपका नाम काले अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा, आपको बदनामी के ढंग से लोग देखेंगे, लेकिन विक्रम सिंह डरा हुआ था, औरंगजेब से डरा हुआ था और उसकी फौज को देख के बहुत ज्यादा डरा हुआ था, तो परंतु इस हालत के अंदर विक्रम सिंह ने तो एक बात कही कि मैंने को डोला देने के लिए बात कह दी, मंजूर कर ली, अब कुछ नहीं हो सकता। रो रही है बैठी हुई चंचलबाई, अपने दिल के अंदर एक बात सोच रही थी कि आज मेरी सहायता अगर कोई कर सकता है तो वो उदयपुर रियासत के राणा राज सिंह ही कर सकते हैं। आन बान शान के ऊपर मर मिटने वाले महाराणा प्रताप के पोते अमर सिंह राणा के लड़के राणा राज सिंह ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, बस उन्हीं के पास कोई संदेशा भिजवाना पड़ेगा। एक नौकर के हाथ एक पंडित जी को बुलाती है, एक ब्राह्मण को बुलाती है और उसको एक चिट्ठी लिख कर एक खत लिख कर दे दिया और ये कहा कि इस चिट्ठी को लेकर आप उदयपुर के अंदर चले जाइए और राणा राज सिंह को बहुत जल्दी आपने ये पत्र पहुंचाना है। वो ब्राह्मण लेकर उस पत्र को चंचलबाई के संदेश को और उदयपुर की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में जंगल के अंदर डाकुओं ने घेर लिया, डाकुओं ने घेर लिया ब्राह्मण को, पंडित को, पुरोहित को और ये कहने लगे पंडित जी तेरे पास जो भी कुछ है रख दे यहाँ पर। भाई और बुजुर्गों इसने हाथ जोड़े, कहने लगे भाई मैं एक बहुत जरूरी काम से राणा राज सिंह के पास जा रहा हूँ, मेरे को छोड़ दो। लेकिन क्या हुआ जंगल के अंदर, कैसा दृश्य उन डाकुओं के और पंडित जी के बीच में बना, सुनिए गीत के अंदर।
ओ कौन कहेगा किसके जचेगी। ओ कौन कहेगा किसके जचेगी। मैं लूट लिया दिंगतान नगरी के नर नार कहेंगे नार ही नीत ठिकान नार ही नीत ठिकान है। कौन सुनेगा किसका जचेगी। मैं लूट लिया दिंगतान नगरी के नर नार कहेंगे नारी नीत ठिकान हो नारी नीत ठिकान। किस फंदे में आन फंसा मेरी कौन कमख्ती आई। और जाने दो मन दया करो तुम्हें आज बख्श दो भाई। पैरन के कपड़े घर के ओरे सारी चीज पर आई। और मौके पे ना पहुंचा तो वहाँ मर जा विक्रम चाहिए मर जा विक्रम की जाई। और नहीं उम्र भरे पूरी हो जो नौकर रहूं वीरान नगरी के नर नार कहेंगे नारी नीत ठिकान है नारी नीत ठिकान। कौन सुने और किसका जचेगी। लूट लिया दिंगतान नगरी के नार कहेंगे नारी नीत ठिकान हो नारी नीत ठिकान। और एक बोलिया जी प्यारा लगे माल हवाले कर दे। और जो जीवन की ना हो मन में तो कदम अगाड़ी धर दे। गोला लट्ठी दे के गेरा गोड्या में तेरा सिर दे। मारन ये तय जबर आदमी गैर या धर्म धर दे गैर या धर्म कर दे। और जिसकी रक्षा ईश्वर कर दे फिर कौन बदी न ठान नगरी के नर नार कहेंगे नार ही नीत ठिकान। कौन सुनेगा किसका जचेगी। लूट लिया दिंगतान हो नगरी के नर नार कहेंगे नारी नीत ठिकान हो नारी नीत ठिकान। पंडित हरिराम को वहां डाकुओं ने घेर लिया चारों तरफ से और उससे जबरन छीनने लगे जो भी उसके पास सामान था। परंतु इतनी देर में क्या होता है एक घोड़े के ऊपर बड़ा ही रणबांकुरा नौजवान हाथ के अंदर तलवार लिए आ रहा था। और क्या दृश्य हो गया फिर जंगल का सुनिएगा। तीर की ढाल भाग्या घोड़ा झटे ब्राह्मण धोरे आया। और छम छम करती डाकण का डाकुआ पे हाथ चलाया। तीन जानते मार दिए
चौथे ने शीस झुकाया, हाथ जोड़ के माफी मांगी, दान जान का चाहा रे, दान जान का चाहा। और राज सिंह मौके पर आया, वो तो ब्राह्मण सकल पिछान, नगरी के नर नार कहेंगे नार ही ठिकाने। कौन सुने और किससे जचेगी, लूट लिया भगतान, कहेंगे नारी नीत ठिकाने, हो नारी नीत ठिकाने। जंगल के अंदर ही महाराजा राज सिंह जो है ना आगे, और ब्राह्मण ने पहचान लिया राज सिंह को, हाथ जोड़कर प्रणाम की और ये कहने लगा, महाराज मैं आप ही के पास जा रहा था, चंचल बाई ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है विक्रम सिंह की लड़की ने, और पूरी हालात रूपनगर के बता दिए। क्या कहा अंतिम बात के अंदर, बाली करी महाराज तने, बाली करी महाराज तने, जो आन मेरा दुख टाड़ा, उस ईश्वर का धन्यवाद जो भेज दिया रखवाड़ा, पीड़ा लिफाफा झट जोड़े ते एकदम बाहर निकाला, और आशीर्वाद दिया राजा को रे, हार गले में डाला रे, हार गले में डाला। राज सिंह पढ़ने वाला जगदीश जमाना जाने, नगरी के नर नार कहेंगे नारी नीत ठिकाने, हो नारी नीत ठिकाने। राज सिंह के गले के अंदर फूलों की माला वो ब्राह्मण जो साथ लेके आया था, चंचल बाई ने जो उसको दी थी, और वो चिट्ठी वो पत्र राज सिंह के हाथों के अंदर सौंप दिया। राज सिंह ने जिस समय उस हालत को सारी को पढ़ा, रूपनगर का पूरा दृश्य पूरा वाकया उसकी आंखों के सामने घूम गया, और झट से ब्राह्मण को विदा करके शहर में चला जाता है। उसका एक बड़ा ही पवित्र साथी था, इसका एक पगड़ी बदल यार था जिसका नाम था मानक सिंह। वो मानक सिंह बड़ा ही चालाक, बड़ा होशियार, बड़ा वीर, बड़ा बहादुर नौजवान था। मानक सिंह के पास गया और जाकर ये कहने लगा, मानक सिंह आज हिंदुओं की राजपूतों की इज्जत के ऊपर धावा बोला है औरंगजेब ने, और महमूद बख्श ने चारों तरफ से रूपनगर को घेर रखा है, और भाई विक्रम सिंह ने तो डोला देना तक मंजूर कर लिया। परंतु चंचलबाई का पत्र आया है, चंचलबाई की चिट्ठी मेरे पास आई है, और वो हमारे ऊपर आस लगाए बैठी है, और ये कहा अगर कल तक आप लोग नहीं पहुंचे तो जो है ना वो अपनी जिंदगी को खोलेगी, चंचलबाई मर जाएगी। और मेरे को अपने मन के अंदर अपना पति मान के उसने एक माला भेजी है फूलों की, जो ब्राह्मण ने वरमाला के रूप में मेरे गले के अंदर डाली। मानक सिंह कहने लगा, भाई क्या करना पड़ेगा, मेरे को हुक्म दे, मैं तेरे लिए अपनी जान भी लुटाने के लिए तैयार हूँ। राज सिंह ने कहा कि मानक सिंह बस तू किसी भी तरह से एक बार जाके रूपनगर के अंदर प्रवेश कर जा, सारी हालात का जायजा ले ले, और वहाँ उस महमूद बख्श के साथ कोई ऐसी शैतानी, कोई ऐसे धोखेबाजी से काम कर के वहाँ की हालात अपने पक्ष में हो जाए, और मेरे को पता भेज देना। फिर रास्ते में जो है अपनी सेना को चढ़ा के मैं लेके आऊंगा, और उस महमूद बख्श के साथ जंग करेंगे, लड़ाई करेंगे, बहादुरी का परिचय देंगे। अगर मरेंगे तो वीरों की तरह मरेंगे, बहादुरों की तरह मरेंगे। बस इतनी बात सुनकर मानक सिंह रूपनगर के अंदर घुस जाता है, और रूपनगर में जाकर चारों तरफ घूम रहा है, कहीं से कोई सुराग इसको नहीं पता चल रहा। एक पान बेचने वाली औरत जो अपनी पान की दुकान सजाए बैठी थी और दुकान पे बैठी रो रही थी, उसके पास गया ये मानक सिंह, जाके कहने लगा, पनवाड़न आपको क्या दुख है, क्या तकलीफ है, आप क्यों रो रही है, कारण तो बताइए रोने का। परंतु ये पनवाड़न इसको देख के, इसका पागलों जैसा इसने अपना लिबास बना रखा मानक सिंह ने, और इसको एक बात कहने लगी कि आप क्यों पूछना चाहते हैं, क्या आप मेरा दुख दूर कर सकते हैं, क्या आप मेरी तकलीफ को दूर कर सकते हैं। और ये इसको क्या कहने लगी सुनिए।
गोरख सिंह को पनवाड़न सुनिए। न्यू बोली दूर करे दुख मेरे तेरे में, या करामात नहीं दिखे, और तू मानस सादा भोला तेरे बस की बात नहीं दिखे, दूर करे दुख मेरे तेरे में, या करामात नहीं दिखे, तू मानस सादा भोला तेरे बस की बात नहीं दिखे, दूर करे दुख मेरे तेरे में, या करामात नहीं दिखे, तू मानस सादा भोला तेरे बस की बात नहीं दिखे, दूर करे करके सुन ले ख्याल बता दूं कारण तने तबाही का, एक बुढ़िया ते झगड़ा छिड़ गया विक्रम सिंह की जाई का, उस बुढ़िया ने औरंगजेब के पहाड़ बना दिया राई का, महमद बख्श दिया भेज शाह ने वो तो दे सामान लड़ाई का, और डोला ले चंचल बाई का, ये डोला ले चंचल बाई का, इबर बचती जात नहीं दिखे, तू मानस सादा भोला तेरे बस की बात नहीं दिखे, तेरे में करामात नहीं दिखे, तू मानस सादा भोला तेरे बस की बात नहीं दिखे, दूर करे दुख में। जो गिर देना वो तो घेर बैठ गया, वो दुश्मन नगरी सारी ने, जान बचा के दिखे बाहर जान का हुक्म नहीं नर नारी ने, दौड़ा देना ओटलिया से खुद विक्रम छत्रधारी ने, और कई दिन हो गए जो तो अनजल तज दिया चंचल राज दुलारी ने, और औरंग अत्याचारी ने, जिसे औरंग अत्याचारी ने मारी कुछ औकात नहीं दिखे, तेरे तू मानस सादा भोला तेरे बस की बात नहीं दिखे, दुख मेरे तेरे या करामात नहीं दिखे, ओ तू मानस सादा भोला तेरे बस की बात नहीं दिखे, दुख मेरे तेरे में। मोहम्मद बख्श खुशी में फुल्या गश्त सैर में लावे से, पान सुपारी वो तो रोजाना मेरे दौर ले जावे से, आज तड़के का जिक्र करूं मन लाज शर्म घनी आवे से, और रूप हुसन मेरा देख कमीना वो तो खोटी नजर लखावे से, और पिटन न दिल चावे से, पिटन न दिल चावे से, कोई देता साथ नहीं दिखे, तू मानस सादा भोला तेरे बस की बात नहीं दिखे, दूर करे दुख मेरे तेरे में, या करामात नहीं दिखे, ओ तू
था। मैं यही सोच रहा था कि मेरे को कब उसका महमूद बख्श का पता चले। आज उस महमूद बख्श का यूं समझ ले बस आखिरी दिन है जीवन का। आज जब वो तेरे पास आए तो उसको बातों में बहका के अपने घर के अंदर एक बार ले जाना, बस वहां मैं हूँगा और वो महमूद बख्श होगा, उसको समाप्त करके छोड़ दूंगा। और मानक सिंह ये एक योजना बना के उस पनवाड़न के साथ छुप के बैठ जाता है। महमूद बख्श थोड़ी देर के बाद शाम के समय घोड़े पर सवार होकर शहर के अंदर गश्त लगा रहा था, और जिस समय महमूद बख्श का घोड़ा आता दिखाई देता था, प्रजा के लोग भागते हुए दूर चले जाते थे, सामने नहीं कोई ठहरता। पनवाड़न की दुकान के पास आया, पान और सुपारी वगैरह जो लेना था उससे लिया और पनवाड़न के पास बैठ के बातचीत करने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद पनवाड़न ने कहा उसको, महमूद बख्श को, कि महाराज आप यहाँ बैठ के क्यों बात करते हैं, आइए हमारे घर के अंदर बैठिए, आपको भोजन करवाऊंगी, आपके लिए बढ़िया खाने पीने का मैंने प्रबंध किया है। बस उसको तो इतनी आवश्यकता थी, यही सुनना चाहता था महमूद बख्श। पनवाड़न के साथ उसकी कमख्ती न उठाया और घर चले गए। घर जिस समय अंदर गया, आगे वो मानक सिंह रणबांकुरा नौजवान बैठा था। बस एक बार अपनी भरपूर तलवार का इस महमूद बख्श की गर्दन के ऊपर किया और सिर काट के मोटा सा दूर गिर दिया। महमूद बख्श को समाप्त किया। उस वाली वर्दी अपने शरीर के ऊपर फिट कर लेता है मानक सिंह। उस जैसी दाढ़ी की नकल बाजार से ली और नकली दाढ़ी लगा के अपने चेहरे के ऊपर और लेकर मानक सिंह के घोड़े को और फौजी कैंप के अंदर चला जाता है। घोड़ा लिया महमूद बख्श का और कैंप के अंदर पहुंचा तो चारों तरफ से सलाम सलाम होनी शुरू होगी, क्योंकि लोग उसको महमूद बख्श ही समझ रहे थे। और उधर से राजा विक्रम सिंह ने भी डोला देना मंजूर जो किया हुआ था, वो तारीख वो समय निश्चित हो गया। और उस समय पे डोला जबरदस्ती अपनी बेटी चंचलबाई का सहेलियों के साथ सजा के और महमूद बख्श के कैंप के अंदर लेके आ जाता है। और ये महमूद बख्श जो नकली मानक सिंह बना हुआ था, ये अपनी फौज को लश्कर को चलने का इशारा कर देता है। कूच की तैयारी कर दी और डोले के अंदर वो राजकुमारी चंचलबाई रोती हुई जा रही है। और क्या हो रहा था सुनो बात। फौज रिसाले और पीछे नगरी सारी, डोले के मां चली रोवती चंचल राज दुलारी। आगे आगे फौज रिसाले पीछे नगरी सारी, ओ डोले के मां चली रोवती चंचल राज दुलारी। आगे आगे फौज रिसाले पीछे पलटन सारी। मोहर यसर फिरी थाल सजा के विक्रम ले रहा हाथ में, विक्रम ले हाथ में। ओ सेठ अमीर वजीर हो लिए शामिल सब पंचायत में, शामिल सब पंचायत में। वो नकली मोहम्मद बख्श साथ में घोड़े की सवारी, घोड़े के बाद चली रोवती चंचल राज दुलारी। ओ आगे आगे फौज रिसाले पीछे पलटन सारी, घोड़े के बाद चली रोवती चंचल राज दुलारी। डोले के अंदर रुधन मचा रही है चंचलबाई, रोती रोती जा रही है। परंतु जो ये नकली महमूद बख्श बना हुआ था मानक सिंह, ये विक्रम सिंह के थोड़ा नजदीक अपने घोड़े को लगा लिया और उसके कान में कुछ इशारा कर रहा था। क्या बताया सुन। मानक सिंह ने मौका पाके कहा विक्रम के कान में, विक्रम सिंह के कान में, ओ मोहम्मद बख्श ठिकाने ला दिया इब नकली बड़ा पठान में, नकली बड़ा पठान में। और फौज चढ़ा मैदान में करे लड़ने की तैयारी,
और मारे घेरा ढाल मारे घेरा डाल के तेरे गुफा में डोला टाल के मैं आप करूं होशियारी डोले के माँ चली रोती चंचल राज दुलारी वो आगे वो खोजन साले पीछे पलटन सारी डोले के माँ चली रोती चंचल राज दुलारी चलते चलते मुगली पलटन खुशी के गाने गा रही खुशी के गाने गा रही उधर कोस्ती व तो मात पिता को चंचल रुदन मचा रही चंचल रुदन मचा रही और भिनक कान में आ रही जगदीश चंद्र कुछ जारी डोले के मारे ओ चंचल राज दुलारी ओ आगे ओ खोजन साले पीछे पलटन सारी डोले के माँ चली रोती चंचल राज दुलारी सारा का सारा फौजी लश्कर साथ चल रहा है और सभी मुगल खुशी में गलतान हो रहे, परंतु मानक सिंह ने इसी दौरान बीच में अपना संदेशा राज सिंह के पास भेज दिया था और राज सिंह के पास ये कह दिया कि हल्दी घाटी के अंदर अपनी सेना लेके तैयार हो जा, इधर से मैं डोला लेके आ रहा हूँ और मेरे पीछे विक्रम सिंह अपनी सेना को लेके आएगा। पूरे का पूरा इतिहास हल्दी घाटी के अंदर आज रचना है और हल्दी घाटी के अंदर क्या नजारा बनता है। खुशी के अंदर मुगल जो है गलतान हुए जा रहे थे और क्या होता जिस समय हल्दी घाटी के अंदर डोला लेके ये लश्कर पहुंचता है, आगे राज सिंह उस वीर बहादुर राणा की सेना तैयार खड़ी थी, एकदम इस मुगली पलटन के ऊपर हमला बोल दिया और उस लड़ाई आपस में शुरू होगी। ये मुगल सैनिक जो है ना अक्के बक्के रह गए क्योंकि एकदम उन राणाओं ने हमला कर दिया और राजपूतों के वार के सामने टिक नहीं सके। थोड़ी देर के अंदर सफाई कर दी, जो कुछ सैनिक बचे थे वो पीछे मुड़ के भागने लगे। पीछे थे विक्रम सिंह की सेना भी अपने हथियार सजाए आ रही थी, घेर के उन्होंने वहां उनको मार दिया और इतना कार्यक्रम बना दिया उस जो है गुफा के अंदर लड़ाई पूरी होगी और 2-4 सैनिक बचे वो भाग लिए। भागने लगे तो मानक सिंह जो महमूद बख्श नकली बना हुआ था उनको अपने पास बुला के ये कहता है कि जल्दी चले जाओ दिल्ली के अंदर और जाके ये कह देना कि महमूद बख्श डोले को गुफा के अंदर सुरक्षित रखा हुआ है, आप जल्दी से जल्दी आ जाएं और आकर डोले को लेके चले जाएं। ज्यादा शोर शराबा नहीं करना, ज्यादा फौज को नहीं लेके आपने आना है क्योंकि अगर ज्यादा फौज आ गई तो चारों तरफ से राजपूत चढ़ के आ जाएंगे और विनाश हो जाएगा। बस ये लेके सैनिक औरंगजेब के पास गए और जाके पूरा वृतांत सुना दिया। औरंगजेब कहने लगा ऐसी क्या है वो चंचल जिसके लिए इतना कत्लेआम हो गया, मैं अभी चलता हूँ और उस डोले को लेके आता हूँ। बस मानक सिंह की बातों के अंदर आ गया और औरंगजेब जिस समय चलने लगा तो इसकी बेगम कहने लगी पतिदेव बादशाह सलामत मैं भी आपके साथ चलूंगी, और इसकी लड़की कहने लगी मैं भी आपके साथ चलूंगी। तीनों 5-7-10 सिपाहियों को लेकर उस गुफा के अंदर आ जाते हैं। जिस समय हल्दी घाटी के अंदर पहुंचे, गुफा के पास पहुंचे, सामने वो महमूद बख्श नकली पठान बना हुआ खड़ा था। वो कहने लगा बादशाह सलामत डोला इस गुफा के अंदर है, जल्दी अंदर जाओ और डोले को प्राप्त। बादशाह औरंगजेब उस गुफा के अंदर जो है घुस जाता है, लेकिन बाहर से वो मानक सिंह ला के एक बड़ा भारी पत्थर उस गुफा के दरवाजे के आगे रख दिया। एक थोड़ा सा रास्ता देखने का था, उसके अंदर वो चक्कर काटता फिर रहा औरंगजेब और बाहर खड़ा खड़ा वो महमूद बख्श जो नकली बना हुआ था मानक सिंह, वो अपनी नकली दाढ़ी को उतार के हंस रहा है। और क्या दृश्य बनता है सुनो। न्यू बोलिया वो पाजी गद्दार गुफा से जल्दी कर दे बाहर, खड़ा क्यों हंसता है ओ खड़ा क्यों हंसता है, वो पाजी गद्दार गुफा से जल्दी कर दे बाहर, खड़ा क्यों हंसता है, खड़ा क्यों हंसता है।
मरवावे दिल घबरावे रहा ना पावे भाई हो ना मिल प्यारी राज दुलारी भारी गलती खाई हो पाई ना दिलदार फंसा दिए कहाँ बुला के यार आप ना फंसता है खड़ा क्यों हंसता है ओ पाजी गद्दार गुफा से जल्दी उठ बाहर खड़ा क्यों हंसता है वो खड़ा क्यों हंसता है। क्या बदमाशी करता हंसी फांसी घल जागड़ में हो पट जा मेरा दुश्मन मेरा घेरा देल पल में हो तेरे दिल में नहीं विचार पहाड़ पे दुश्मन बेसुमार चौगिर दे बसता है चौगिर दे बसता है ओ पाजी गद्दार गुफा से जल्दी उठ बाहर खड़ा क्यों हंसता है खड़ा क्यों हंसता है। औरंगजेब कहने लगे ओ गद्दार मना जल्दी बाहर निकाल नहीं तो चारों तरफ राजपूत बस्ते आकर खत्म कर देंगे। क्या कहने लगा दिल्ली जाना फिर ना आना गात बचाना मर के ओ बेगम डर जा दुखड़े भर जा मर जा लड़की डर के हो करके डोला त्यार चलन दे मत ना लावे वार दूर का रास्ता है दिल्ली का रास्ता है जल्दी कर दे बाहर खड़ा क्यों हंसता है खड़ा क्यों हंसता है। खेल खिलाता आंख दिखाता चाहता ठाठे करे ना हो जगदीश बता क्यों रहे सता बिन खता पड़े दुख भरना हो मरने के आसार मौत का लगा हुआ बाजार भाव बड़ा सस्ता है बड़ा सस्ता है वो बाजी गद्दार गुफा से जल्दी कर दे बाहर खड़ा क्यों हंसता है जो हंसता है। बस इतनी बात जब सुनी मानक सिंह ने कहने लगा ये महमूद बख्श नहीं बल्कि मानक सिंह है और अब तो ऐसा फंस गया कि यहाँ से निकल के जा नहीं सकता और औरंगजेब को जिस समय वहाँ कैद कर लिया गुफा के अंदर कहने लगे भाई मने डोला बता कहाँ है कहने लगे डोला देखना चाहता है और उधर जो इस बादशाह औरंगजेब की बेगम थी और उसकी बेटी थी उनको उठा के उदयपुर के अंदर ले जाते हैं। उदयपुर में जिस समय उठा के ले गए और वो मानक सिंह शेर अकेला खड़ा है वहां गुफा के बाहर बादशाह औरंगजेब को कह रहा है अब किस डोले की इंतजार करता है जरा ध्यान से कान खोल के मेरी बात सुनो और क्या कहने लगे मानक सिंह सुनिए। न्यू बोलिया रे राज सिंह के महला में तेरी चंचल मजे करे और जाके देख उदयपुर में तेरी बेगम चिलम भरे राज सिंह के महला में चंचल मजे करे जाके देख उदयपुर में तेरी बेगम चिलम भरे राज सिंह के महला में चंचल मजे करे बहुत से मास्टर राम निवासी बहुत से खासा रणधीर सिंह कित चंचल का डोला ढूंढे छिनगी बेगम लड़की पड़ा गुफा में दिखे बात करे मत इब दिल्ली के जड़ की घने दिना में दिखे लिकड़ी से जो मेरे सूल काल रड़की
छो माया चाहे बात सुना चाहे सुबक सुबक ले हिड़की छो माया चाहे बहुत अच्छे में अंदर चाहे सुबक सुबक ले हिड़की अरे लगे कौन तेरी भड़की रे लगे कौन तेरी भड़की मत झूठा मत रे पाजी पाजी कहे मन क्यों तेरा लिखड़ा पड़ा म्यानत जो करना था काम मन वो दिखे कर दिया खूब ध्यानत बेईमान हत्यारे जुल्मी मैं तो वाकिफ तेरी शानत पता नहीं तन के दुख लिकड़ इब ज्यादा खींचतानते पता नहीं वो के सुख लिकड़ इब ज्यादा खींचतानते दौड़े पड़ जा हाथ जानता दौड़े पड़ जा हाथ जानता दुनिया मौत मरे खेल नहीं यह जेल समझ ले दिखे चाल चली मनायाटी तेरी किस्मत आए माड़ी सयोरे राज सिंह की ठाडी बेगम लड़की मतो गई जुड़ा के भाई सांझे अपनी गाड़ी मोहम्मद बख्श ठिकाने ला दिया अरे इब तेरी ठिकार काटी मोहम्मद बख्श ठिकाने ला दिया इब तेरी ठेकरी काटी अरे वाली पूछे थाम ये डाढ़ी वाली पूछ ले और थाम ये डाढ़ी यू तो मानक सिंह फिर दिखे उस चंचल के फेरे हो आज राज सिंह के संग में तेरी बेटी का ओ मेरे नाम का आज बटना मड़ रे अंग में कन्यादान तनय करना हो इब चल कैदी के ढंग में फिर आगे जगदीश चंद्र दिखेर धी लड़ेगा जंग में फिर आगे जगदीश चंद्र नहीं